नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। रूस ने यूक्रेन के निपर में अपनी नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM ओरेशनिक दागी। केंद्र सरकार ने दूरसंचार टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम 2024 अधिसूचित किए। वित्त मंत्री ने इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय गिग फर्मों में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बनने की क्षमता है। उद्यम पोर्टल के अनुसार भारतीय MSME क्षेत्र ने पिछले 15 माह में लगभग 10 करोड़ रोजगार पैदा किए हैं। विश्व बैंक ने जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट जारी की। ट्रेडिंग विद इंटेलिजेंस, हाउ AI शेप्स एंड इज शेप्ड बाय इंटरनेशनल ट्रेड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहले मुख्य खबर की ओर। रूस ने यूक्रेन के निपर में अपनी नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM ओरेशनिक दागी। आपको बता दें, ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल रूसी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM के डिजाइन पर आधारित है। हाइपरसोनिक मिसाइलें न्यूनतम मैक 5 की गति यानी ध्वनि की गति से 5 गुना गति से उड़ सकती हैं। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल यानी BM के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल तय लक्ष्य तक वॉरहेड पहुंचाने के लिए प्रक्षेप्य गति का उपयोग करती है। प्रक्षेप्य गति में मिसाइल को लॉन्च करने के लिए इसे आरंभिक चरण में रॉकेट बूस्टर के माध्यम से एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद बूस्टर अलग हो जाते हैं और मिसाइल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर तेजी से गिरते हुए लक्ष्य पर हमला कर देती है। इस तरह ये भौतिकी के नियम यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने जमीनी लक्ष्य की ओर उतरते हुए हमला करती है। इसके विपरीत क्रूज मिसाइलों को अपनी पूरी उड़ान के दौरान ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ये मिसाइलें उड़ान के दौरान वायुमंडल में ही कम ऊंचाई पर बनी रहती हैं। इस तरह लक्ष्य पर सटीक तरीके से और निर्देशित हमले करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें परमाणु या पारंपरिक वॉरहेड लेकर उड़ान भर सकती हैं। इसी के साथ अब भारत की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताएं भी जान लेते हैं। इसमें पहला है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP। इस कार्यक्रम के तहत पृथ्वी अग्नि जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित की गई हैं। दूसरा है सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइलें। इनमें धनुष, K-15, सागरिका और निर्माणाधीन K-4 जैसी मिसाइलें शामिल हैं। और आखिरी है बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली। इनमें पृथ्वी एयर डिफेंस PAD मिसाइल, एडवांस एयर डिफेंस AAD मिसाइल और लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली शामिल है। अंत में मिसाइल विकास को विनियमित करने वाली संधियां भी जान लेते हैं। पहला है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR। इसका गठन 1987 में हुआ था। यह राष्ट्रों की एक अनौपचारिक राजनीतिक व्यवस्था है। इसके सदस्य वैसे देश हैं जो मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करना चाहते हैं। और दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के विरुद्ध हेग आचार संहिता HCOC। यह 2002 में अपनाई गई थी। यह संहिता सामूहिक विनाश के हथियार WMD दागने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार को रोकती है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने दूरसंचार टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम 2024 अधिसूचित किए। सरकार ने यह नियम दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके और मोबाइल डिवाइस उपकरण पहचान संख्या में अनधिकृत हेरफेर की रोकथाम नियम 2017 के स्थान पर जारी किए हैं। चलिए सबसे पहले दूरसंचार टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम 2024 के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। इन नियमों के तहत दूरसंचार साइबर सुरक्षा, दूरसंचार संस्था, सुरक्षा घटना जैसी शब्दावलियों को परिभाषित किया गया है। डेटा का संग्रह, साझाकरण और विश्लेषण को देखें तो केंद्र सरकार या नामित एजेंसी किसी दूरसंचार संस्था से ट्रैफिक डेटा और कोई अन्य डेटा मांग सकती है तथा उन्हें कानून प्रवर्तन व दूरसंचार संस्थाओं के साथ साझा कर सकती है। साथ ही केंद्र सरकार या नामित एजेंसी किसी दूरसंचार संस्था से विनिर्दिष्ट पॉइंट से इस प्रकार के डेटा का संग्रह करने और उसे उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक अवसंरचना एवं उपकरण स्थापित करने हेतु निर्देश दे सकती है। ये संरचना और उपकरण डेटा की प्रोसेसिंग व भंडारण को सक्षम बनाएंगे। चलिए अब एक नजर दूरसंचार साइबर सुरक्षा से संबंधित दायित्वों पर भी डाल लेते हैं। व्यक्तियों के दायित्व को देखें तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई संदेश ना तो प्रसारित करेगा और ना ही भेजेगा जो दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। वहीं अगर दूरसंचार संस्थाओं के लिए दायित्वों की बात करें तो दूरसंचार संस्थाओं को ऐसी दूरसंचार साइबर सुरक्षा नीति विकसित करनी होगी व अपनानी होगी जिसमें दूरसंचार साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सुरक्षा उपाय, जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण, कार्य, प्रशिक्षण, सर्वोत्तम प्रणाली और प्रौद्योगिकी शामिल होंगी।
साथ ही दूरसंचार साइबर सुरक्षा घटनाओं, घुसपैठ आदि के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र यानी SOCs स्थापित करने होंगे। इसके अलावा संस्थाओं को अनिवार्य रूप से मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी CTSO की नियुक्त करनी होगी, जिसका विवरण केंद्र सरकार को दिया जाएगा। अब सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग को समझें तो किसी दूरसंचार कंपनी को प्रभावित करने वाली किसी सुरक्षा संबंधी घटना के घटित होने पर कंपनी ऐसी घटना के 6 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर इसके साथ कुछ विवरण भी प्रस्तुत करने होंगे, जैसे कि सुरक्षा संबंधी घटना से प्रभावित यूजर्स की संख्या, सुरक्षा घटना की अवधि, प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र, दूरसंचार नेटवर्क व सेवा की कार्यप्रणाली पर प्रभाव, आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों पर प्रभाव तथा प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय। खबर के अंत में परिभाषिक शब्दावली को भी समझ लेते हैं। पहली है दूरसंचार साइबर सुरक्षा। इसमें दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं की साइबर सुरक्षा शामिल है। इसमें उपकरण, नीतियां आदि शामिल हैं। इनका उपयोग साइबर परिवेश में प्रासंगिक सुरक्षा जोखिमों के खिलाफ दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है दूरसंचार संस्था। इसका अर्थ है प्राधिकृत कंपनी या प्राधिकार की आवश्यकता से छूट प्राप्त व्यक्ति सहित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने अथवा दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, उसका परिचालन, रखरखाव या विस्तार करने वाला कोई व्यक्ति। और आखिरी है सुरक्षा घटना। इसका अर्थ ऐसी घटना से है जिसका दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर वास्तविक या संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो अब बढ़ते हैं अगले मुख्य खबर की तरफ। वित्त मंत्री ने इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय गिग फर्मों में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बनने की क्षमता है। वित्त मंत्री ने देश में विकसित हो रहे स्टार्टअप्स और गिग इकोनॉमी के संदर्भ में भारत की नवाचार क्षमताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इन उपक्रमों का उपयोग ब्रांड इंडिया स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि गिग अर्थव्यवस्था क्या है। इसकी विशेषता है कार्य आधारित छोटे छोटे हिस्सों में किया गया कार्य। इसकी अन्य विशेषताओं में अस्थायी अल्पकालिक अनुबंध, कामगारों को उनकी सुविधा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता, डिजिटल श्रम प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मध्यस्थता आदि शामिल है। भारत में स्थिति की बात करें तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में लगभग 77 लाख कामगार गिग इकोनॉमी में संलग्न थे। ऐसी उम्मीद है कि ये संख्या 2029 से 30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ हो जाएगी। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए गिग अर्थव्यवस्था में अवसर भी जान लेते हैं। पहला है शहरीकरण की बढ़ती गति के साथ भारतीय बाजार तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरा है भारत में मध्यम वर्ग की उपभोग संबंधी मांगों में वृद्धि के साथ साथ अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाएं भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार कामगारों के एक आकांक्षी वर्ग की उपलब्धता और डिलीवरी और ई-कॉमर्स में व्यापक वृद्धि एवं विविधीकरण की संभावना है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा का अभाव, नियोजन संबंधी अनिश्चितता व शोषण, कामगारों की कानूनी स्थिति का अभाव, गिग वर्कर्स की परिभाषा में अस्पष्टता, प्लेटफॉर्म कामगारों के कारण कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां आदि। अब गिग वर्कर्स के हित में उठाए जा सकने योग्य कदमों को देखें तो पहला है नियोक्ता और व्यावसायिक सदस्यता संगठनों यानी EBMOs की भूमिका। EBMOs सामाजिक संवाद को आकार देकर और चुनौतियों का समाधान करके गिग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को श्रम नीतियों पर चर्चा एवं वार्ता करने के लिए एक साथ लाकर सामाजिक संवाद को सुविधाजनक बनाता है तथा सतत विकास व श्रमिक सुरक्षा के लिए नीतियों को आकार देता है। दूसरा है प्लेटफॉर्म आधारित व्यवसायों को बढ़ावा देना। वित्त पोषण सहायता प्रदान करके प्लेटफॉर्म सृजन में तेजी लाने हेतु स्टार्टअप इंडिया की तर्ज पर प्लेटफॉर्म इंडिया पहल शुरू की जा सकती है। इसे नीति आयोग द्वारा समर्थन प्रदान किया जा सकता है। और आखिरी है गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना। उनके लिए सवैतनिक बीमारी अवकाश, बीमा आदि की व्यवस्था की जा सकती है। अंत में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहली पहल है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इसमें गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित कामगारों को वर्गीकृत एवं परिभाषित किया गया है। साथ ही औपचारिक रूप से उनके अस्तित्व को मान्यता दी गई है। दूसरी पहल है ई श्रम पोर्टल। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। इस पर गिग व प्लेटफॉर्म कामगार भी पंजीकृत हो सकते हैं। और तीसरी पहल है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC। ONDC वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की प्रथम पहल है। इसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है तथा इसे प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से ओपन नेटवर्क में बदलना है।
उद्यम पोर्टल के अनुसार भारतीय एमएसएमई क्षेत्र ने पिछले 15 माह में लगभग 10 करोड़ रोजगार पैदा किए हैं। आपको बता दें, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई मंत्रालय ने उद्यम पोर्टल की शुरुआत की है। इसे उद्यमों को एमएसएमई के रूप में पंजीकृत व वर्गीकृत करने के लिए शुरू किया गया है। चलिए सबसे पहले एमएसएमई क्षेत्र की स्थिति जानते हैं। सबसे पहला है पंजीकृत एमएसएमईज में उच्च वृद्धि। इनकी संख्या अगस्त 2023 के 2.33 करोड़ से बढ़कर 5.49 करोड़ हो गई है। वहीं अगर रोजगार में वृद्धि को देखें तो एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार 13.15 करोड़ से बढ़कर 23.14 करोड़ हो गया है। इनमें से 5.23 करोड़ नौकरियां महिलाओं को मिली हैं। चलिए अब एमएसएमई क्षेत्र का महत्व जानते हैं। एमएसएमई क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देता है। भारत के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा लगभग 46% है। क्षेत्रीय विकास की बात करें तो यह क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करता है और ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देता है। इसके अलावा विविधीकरण भी इसका एक महत्व है। यह अलग अलग क्षेत्रों में परिचालन करके एक ही उद्योग पर निर्भरता को कम करता है। और आखिरी है बड़े पैमाने के उद्योगों का समर्थन। एमएसएमई बड़े उद्योगों के लिए विशेष उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं। इससे बड़े उद्योगों के उत्पादन में मूल्य वृद्धि होती है। इसी के साथ अब ये भी जानते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं। पहला है जमानत मुक्त ऋण की शुरुआत। एमएसएमईज अब क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 85% गारंटी कवरेज के साथ 50 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए वर्गीकरण में सुधार भी किए गए हैं। इससे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच के अंतर को दूर करने में मदद मिली है। साथ ही इससे टर्नओवर का एक नया मानदंड लागू हुआ है। इसके अलावा सार्वजनिक खरीद नीति के तहत केंद्रीय मंत्रालयों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपनी कुल वार्षिक खरीद का 25% हिस्सा सूक्ष्म और लघु उद्यमों से ही खरीदें। और आखिरी है पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कर्मकारों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना तथा उन्हें घरेलू एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है। इतना ही नहीं, भारत में एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि औपचारिकीकरण और समावेशन का अभाव, किफायती ऋण और पूंजी तक सीमित पहुंच, प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों तक पहुंच की कमी और अवसंरचनात्मक बाधाएं आदि। चलिए अब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आते हैं सूक्ष्म उद्यम पर। अगर किसी उद्योग ने 1 करोड़ रुपए तक का निवेश किया है और उसका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो उसे सूक्ष्म उद्यम कहेंगे। वहीं लघु उद्यम की बात करें तो इसमें 10 करोड़ रुपए तक का निवेश और 50 करोड़ रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर होता है। और मध्यम उद्यम में निवेश बढ़कर 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। विश्व बैंक ने जॉब एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट जारी की है। यह अध्ययन स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स यानी कि स्टार्स कार्यक्रम के तहत किया गया है। साथ ही यह कौशल में कमी पर विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। यह रिपोर्ट वास्तव में जिलों में स्थित स्कूलों में चलाए जा रहे कौशल पाठ्यक्रम और उसी जिले में स्थित उद्योगों की कौशल संबंधी मांग की आवश्यकता का विश्लेषण करती है। चलिए पहले स्टार्स कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना को 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसे अगले 5 वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2024 से 2025 तक क्रियान्वित किया जाना है। दूसरा, यह योजना 6 राज्यों यानी कि हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और गवर्नेंस में सुधार करना है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा, लर्निंग का आकलन, शिक्षक के प्रदर्शन, स्कूल से रोजगार प्राप्ति की ओर कदम और विकेंद्रीकृत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह योजना समग्र शिक्षा योजना के अनुरूप भी है। साथ ही यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के प्रमुख सिद्धांतों को भी लागू करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। स्कूल में कौशल विकास वास्तव में सेवा क्षेत्र में रोजगार और कृषि आय में वृद्धि के लिए बड़े अवसर प्रदान करता है। साथ ही स्कूलों में 14 क्षेत्रकों और इससे संबंधित ट्रेड्स पर कोर्स चलाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनमें रोजगार की अधिक मांग है। इन क्षेत्रकों में इलेक्ट्रॉनिक्स व हार्डवेयर, ब्यूटी एवं वेलनेस, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, फैशन आदि शामिल है। भारत में कौशल विकास में अंतर की मुख्य वजह है रोजगार योग्य कौशल की कमी, जैसे कि डिजिटल साक्षरता की कमी, समस्या समाधान क्षमता की कमी आदि। और दूसरा है उद्योग जगत की मांग के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोर्स ना होना।
चलिए रोजगार योग्य क्षमता में सुधार के लिए सुझाए गए उपायों की तरफ एक नजर डालते हैं। इसमें पहला है, अधिक से अधिक विद्यालयों में कौशल शिक्षा शुरू की जानी चाहिए तथा कौशल केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा है, स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तथा मौजूदा कौशल क्षमता के आधार पर स्कूलों में कौशल कोर्स शुरू करने चाहिए। तीसरा है, लर्निंग के लिए अवसंरचना में सुधार करना चाहिए और सुविधा केंद्रों को अपग्रेड करना चाहिए। साथ ही रोजगार अनुभव हेतु प्रायोगिक लर्निंग को भी बढ़ावा देना चाहिए। चौथा है, कौशल दक्षता के प्रशिक्षण के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत करना तथा उद्योगों के साथ साझेदारी बढ़ाना। चलिए नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। ट्रेडिंग विद इंटेलिजेंस, हाउ एआई शेप्स एंड इज शेप्ड बाय इंटरनेशनल ट्रेड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO ने जारी की है। यह रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI संबंधी व्यापार को सुविधाजनक बनाने में WTO की महत्वपूर्ण भूमिका का विश्लेषण करती है। इसके अलावा यह रिपोर्ट AI के कारण उभरने वाले प्रमुख व्यापार संबंधी नीतिगत सरोकारों तथा वैश्विक व्यापार के साथ इसके अभिसरण की जांच करती है। व्यापार पर AI के प्रभावों की बात करें तो पहला है विखंडित विनियम। अलग अलग देशों में AI विनियमन के तरीकों में अंतर MSMEs के लिए व्यापार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा है उद्योग का संकेंद्रण। बड़ी अर्थव्यवस्था और कंपनियों में AI प्रौद्योगिकी के विकास व नियंत्रण का संकेंद्रण महत्वपूर्ण व्यापार विभाजन पैदा करता है। अगला है डेटा गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां। सीमा पार डेटा प्रभाव पर प्रतिबंध से कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में व्यापार में AI से होने वाले अवसरों की बात करें तो सीमा शुल्क समाशोधन प्रक्रियाओं, सीमा नियंत्रण जोखिमों के पूर्वानुमान को स्वचालित व सुव्यवस्थित करके व्यापार लागत में कमी लाई जा सकती है। दूसरा ये कि सार्वभौमिक AI अपनाने और उच्च उत्पादकता वृद्धि से 2040 तक वैश्विक वास्तविक व्यापार समृद्धि में 14% की वृद्धि की जा सकती है। और तीसरा ये कि AI सेवाओं में व्यापार के पैटर्न में बदलाव ला सकता है। ऐसी सेवाओं में विशेष रूप से डिजिटल रूप से वितरित सेवाएं और मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भर सेवाएं शामिल हैं। AI पर व्यापार का प्रभाव देखें तो इसमें पहला है बढ़ती लागत। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों पर प्रशुल्क आवश्यक AI हार्डवेयर तक पहुंच और लागत को प्रभावित करते हैं। दूसरा, सीमा पार प्रतिबंध। विशेषज्ञों और डेटा दोनों की आवाजाही पर प्रतिबंध AI नवाचार एवं विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तीसरा, संधि प्रावधान। क्षेत्रीय व्यापार समझौते में शामिल व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता से संबंधित प्रावधानों का AI में डेटा उपयोग का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब AI और व्यापार के अभिसरण के लिए WTO की भूमिका भी जान लेते हैं। पहला है, WTO समझौते में पारदर्शिता संबंधी प्रावधानों और रचनात्मक संवाद के माध्यम से वैश्विक अभिसरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। दूसरा, AI विकास को बढ़ावा देना। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस यानी GATS AI के विकास और उसे आगे बढ़ाने की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा, WTO ने गैर भेदभाव सिद्धांत और व्यापार संबंधी निवेश उपायों यानी कि TRIMS पर समझौते के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नकारात्मक प्रभाव को कम किया है। इसके अलावा WTO विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष और विभेदक उपचार तथा तकनीकी सहायता के जरिए समावेशन को बढ़ावा दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की। आज हम बात करेंगे गुयाना की, जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने गुयाना की यात्रा की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विविध समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह कैरिकॉम और राष्ट्रमंडल का सदस्य है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसके पूर्व में सूरीनाम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में ब्राजील तथा पश्चिम में वेनेजुएला स्थित है। इसका सीमावर्ती जल निकाय अटलांटिक महासागर है। बढ़ते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं अकाराई पर्वत श्रेणी, पकारेमा पर्वत श्रेणी, कनूकू पर्वत श्रेणी आदि है और इसका सबसे ऊंचा स्थान माउंट रोराइमा है। इसकी प्रमुख नदियां कोरेंटाइन, बर्बेस, डेमेरारा, एसेसे, क्विबो आदि है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य में मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति के अधिकार को असंवैधानिक घोषित किया गया था।
हाल ही में एक प्रमुख अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का चौथा संस्करण सी विजिल 2024 संपन्न हुआ। नीति आयोग की एक शोध रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारत को अपने इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल करना चाहिए। कर्नाटक किंग कोबरा को आधिकारिक तौर पर ओफियोफेगस कालिंगा नाम दिया जाएगा। इसे स्थानीय तौर पर कालिंगा सर्प के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस यानी CBG संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक व आत्मनिर्भर गौशाला का शुभारंभ किया गया। उड़ीसा सरकार और ICRISAT ने पुनर्योजी कृषि प्रथाओं को बढ़ाने के लिए पुनर्योजी कृषि का एक सार संग्रह लॉन्च किया है। शोधकर्ताओं ने नए DNA स्विच डिजाइन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग किया है कि स्विच अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। इन स्विच को सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स CREs भी कहा जाता है। खगोलविदों ने कॉस्मोलॉजिकल इवोल्यूशन सर्वे यानी कॉस्मोस के क्षेत्र में विशाल रेडियो आकाशगंगाओं की जांच के लिए मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।